किसी भी विचारक को समझने के लिए दो चीजें आवश्यक होती हैं। पहले वो मनुष्य की अवधारणा किस रूप में करता है, और दूसरा कि फिर वो इतिहास को कैसे समझता है, क्योंकि मनुष्य उस इतिहास में कैसे अपने को पाने की कोशिश करता है, उस अवधारणा को पाने की कोशिश करता है, इसको देखना जरूरी होता है। और तब फिर आप देखते हैं कि आगे वो क्या करना चाहता है और क्या रास्ता बताता है। तो इसलिए मुझे लगा कि मानव की अवधारणा क्या है लोहिया की, क्योंकि लोहिया के बारे में बात करने के लिए कहा गया। तो अलग अलग विचारकों ने, अलग अलग लोगों ने मनुष्य को अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। लोहिया कहते हैं कि उन सारी परिभाषाओं में कुछ आंशिक चीजें सही हैं, कोई विरोध नहीं करते वो उनका, लेकिन वो ये कहते हैं कि एक और परिभाषा उसकी है और वो उसको अलग करती है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने भी उसकी बात की है। वो परिभाषा ये कि मनुष्य अपने को स्वचेतना है, तो सभी लोग कहते हैं मनुष्य आत्मचेतन प्राणी है, पर वो कहता है कि वो अपने इस चेतना को अपने संबंधों में पहचानता है, अपने संबंधों के माध्यम से उस चेतना को पाने की, उसका एहसास करने की, उसकी अनुभूति करने की कोशिश करता है। अब संबंध के बारे में फिर वो बात करते हैं कि संबंध कितने प्रकार के हो सकते हैं। जब आप दूसरे से कोई संबंध स्थापित करते हैं, चाहे वो समाज करता हो, वर्ग करता हो, देश करते हो, या अंतर्वैयक्तिक संबंध होते हो, तो वो कहते हैं कि संबंध तीन प्रकार के हो सकते हैं। एक है आजादी का संबंध, जहां प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। दूसरा है अधीनता का संबंध, जहां व्यक्ति दूसरे के अधीन है। और तीसरा जो लोहिया जिसको प्राथमिकता देते हैं, वो कहते तीसरा संबंध होता है अन्योन्याश्रितता का संबंध। सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। अन्योन्याश्रित संबंध कहते हैं वो इसको। अगर आप पूर्ण स्वतंत्र हैं, यानी इसका मतलब कोई लेन देन नहीं, आप अपृथक नहीं है, पृथक हो गए हैं समाज से, उस तरह की स्वतंत्रता है, तो बोले उसमें मनुष्य को किसी अपने होने की अनुभूति नहीं होती, अपने संबंधों को में अपने होने की अनुभूति नहीं होती। अधीनता अगर है तो वो तो कोई संबंध है नहीं, दरअसल देखा जाए तो वो कुछ लोगों के लिए सुविधाजनक हो सकता है, बाकी पूरे उन सब लोगों के लिए जो अधीन हैं उनके लिए तो दुखदायी संबंध है। इसलिए सबसे सही संबंध वो ये मानते हैं कि वो है अन्योन्याश्रित होने का संबंध, अन्योन्याश्रितता का संबंध। लेकिन अब अन्योन्याश्रितता क्या चीज है? अगर लोहिया उसको परिभाषित करते हैं, तब वो ये कहते हैं कि इसका तात्पर्य होता है कि जब तक समता नहीं है तब तक अन्योन्याश्रितता नहीं है, क्योंकि फिर आप अधीन हैं। समता है तो आप कहीं नहीं किसी के अधीन है। तो इसलिए अन्योन्याश्रित संबंध से बाद में वो ह्यूमन अप्रोक्सीमेशन अंग्रेजी में या हिंदी में मानव साम्य और सामान्य भाषा में हमसे बंधुत्व कहते हैं, वो चीज ऐसी है जिसमें समानता आवश्यक है, और ये संबंध समानता और साथ में स्वेच्छापूर्वक होने चाहिए, तभी उसकी स्वतंत्रता है। तो अन्योन्याश्रित संबंध अगर हैं तो उनमें ये दोनों चीजें, स्वतंत्रता और समता, ये दोनों चीजें प्राप्त होती हैं। और मनुष्य अपने इतिहास में अपने जीवन के अर्थ को पाने के लिए इन्हीं संबंधों के प्रयोग करता रहता है। प्रयोग की है मानवता ने उसके लिए, समाजों ने भी, व्यक्तिगत रूप से मनुष्यों ने भी। और उसके लिए वो ये कहते हैं कि ये एक प्रकार से ये चक्र चलता है समानता को प्राप्त करने का, ये चक्र कभी भी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि जब भी ऐसे प्रयत्न होते हैं वो या तो वर्ग में बदल जाते हैं या वो वर्ण में बदल जाते हैं। वर्ण को केवल भारतीय समाज तक मत जोड़िए आप लोहिया के हिसाब से, वो तो ठीक, हमारे यहां तो पूरी व्यवस्था उस आधार पे बनी रही, लेकिन वो कहते हैं कि ये एक वर्ग जो है वो एक ढीला ढाला वर्ग, एक आर्थिक चीज है, मुख्यतः हम उसकी व्याख्या आर्थिक करते हैं। तो वो जो आर्थिक जो द्वंद्व है वो वर्ग का निर्माण करता है, और जो सामाजिक द्वंद्व है वो वर्ण का निर्माण करता है।
यानी सामाजिक संबंधों में वर्ण आ जाता है और आर्थिक संबंधों में वर्ग आ जाता है। अब आप देखिए कि दुनिया भर के जो देश हैं जिनका जिक्र अभी कर रहे थे प्रशांत जी भी, अब उसमें भी ये वर्ण आते हैं और उसमें भी ये वर्ग आते हैं। कुछ अमीर देश हैं, कुछ ऐसे देश हैं जो उन पर उनके अधीन हैं, जिनके रिसोर्सेज का इस्तेमाल वो अपने लिए करते हैं। हम सब जानते हैं इस बात को कि किन किन देशों के रिसोर्सेज का इस्तेमाल कितने कितने अमीर देश करते हैं, और वो मजबूर कर दी जाते हैं छोटे देश उनको मानने के लिए। तो एक प्रकार से ये, अब आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वर्ग का क्या मतलब है, पर लोहिया की परिभाषा में ये वर्ग है। अमीर देश और गरीब देश ये भी एक वर्ग का निर्माण करते हैं। अब आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय जगत में या विश्व में वर्ण व्यवस्था का आपस में संबंध क्या है, तब आप ये देखिए कि कुछ रंग और नस्ल के आधार पर, कुछ धर्म के आधार पर जो विभेद होते हैं वो क्या है। रंग और नस्ल के आधार पर अगर विभेद है तो वर्ण का विभेद है, उसमें वर्ग का इश्यू नहीं बनता है, वो एक तरह का वर्ण है दोनों। वैसे तो वर्ण का एक अर्थ में रंग होता ही है, लेकिन ये तो इस तरह से वो परिभाषा करते हैं। और फिर भारतीय समाज के बारे में आते हुए कहते हैं कि ये चक्र पूरी दुनिया में चलता रहा, भारत में तो चल ही रहा है। तो इतिहास की व्याख्या में वो ये मानते हैं कि इतिहास में हम लोग इतिहास दर्शन की जब बात करते हैं, एक नियम ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन सा नियम है जो इतिहास को परिचालित कर रहा है, किस दिशा में इतिहास जा रहा है, कैसे कैसे जाता रहा है, इसका एक सूत्र नियम क्या है। सभी दार्शनिकों ने ऐसा करने की कोशिश की। लोहिया उन सभी दार्शनिकों को, जो इतिहास के दार्शनिक हैं, चाहे वो हेगल हो, चाहे मार्क्स हो, चाहे स्पेंगलर हो, चाहे टॉयनबी हो, चाहे नॉर्थरप हो, सोरोकिन हो, इन सबके विचारों का एक संक्षिप्त ही सही लेकिन एक विवेचन प्रस्तुत करते हैं। और इनमें से अधिकांश वो या तो सीधा एक लीनियर डेवलपमेंट है, एक लिखित विकास है इतिहास का, और या एक साइकिलिक, एक चक्रिक विकास है। और बहुत से हमारे लोहिया के प्रशंसक भी ये मानते हैं कि लोहिया जी ने वर्ण और वर्ग के चक्रिक विकास की बात की है, जो भ्रम है। लोहिया ये मानते हैं कि इतिहास का कोई अटल नियम नहीं है कि इसी तरह वो चलेगा, ऐसा कोई अटल नियम नहीं है। हम इस चक्र में फंसे हुए हैं। ये जो वर्ग और वर्ण की बात वो करते हैं, वो कहते हम इस चक्र में फंसे हुए हैं, क्योंकि ये दोनों ही संबंध जो है, वर्ण और वर्ग में जो संबंध बनते हैं, वो अधीनता के ही संबंध बनते हैं। और समता के बिना क्योंकि अन्योन्य आश्रित हो नहीं सकते, इनमें समता के संबंध बनते ही नहीं है, ना वर्ण में बनते हैं न वर्ग में बनते हैं। और इसलिए ये समता स्थापित अगर आपको करनी है तो इन दोनों के खिलाफ संघर्ष साथ साथ करना पड़ेगा। इसीलिए वो भारतीय समाज के संदर्भ में जो हमारे मार्क्सवादी मित्रों से जो थोड़ा मतभेद रहा, उनका केवल वर्ग संघर्ष, वो विरोध नहीं कर रहे वर्ग संघर्ष का, पर केवल वर्ग संघर्ष से काम नहीं चलेगा, आपको वर्ण संघर्ष में भी उतरना पड़ेगा। जो वैचारिक आग्रहों के चलते हो वो रिजेक्ट करो, स्वीकार करो, जो भी करो, पर उनका उसके पीछे तर्क ये है उनका, जितने प्रकार के ये वर्ग बने या वर्ण बने, उन सब ने अन्य का, श्रेष्ठ वर्ग वाला जो है नीचे वाले का शोषण करता है, ऊपर वर्ग वाला जो नीचे वर्ग उसका शोषण करता है, बनता है उसी के आधार पर है। तो एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि लोहिया की दृष्टि इस बात पर जाती है, इतिहास की व्याख्या करते हुए, कि हम इसमें फंसे और ये दोनों ही चीजें विषमता मूलक हैं। ये दोनों ही प्रकार की जो प्रक्रियाएं हैं, ये वर्ग और वर्ण की या उसके निर्माण की, इन दोनों में ही विषमता पैदा होती है, समता पैदा नहीं होती। और समता के बिना बंधुत्व, अन्योन्याश्रितता, एकता पैदा नहीं हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या किया जाए, तब वो एक ऐतिहासिक अनिवार्यता की तरह एक हिस्टोरिकल नेसेसिटी बताते हैं हमारे समय की, और वो ये है कि आपको इसलिए जितने प्रकार के विषमता मूलक परिस्थितियां, संगठन, संस्थाएं बनी हुई है समाज में, उनके साथ आपको एक साथ संघर्ष करना पड़ेगा। एक एक संघर्ष से नहीं चलेगा, आपने इधर कर लिया, जीत गया, तब दूसरा खड़ा हो जाएगा।
तो इसलिए उन सबके खिलाफ आपको संघर्ष करने की आवश्यकता होगी। इसे वो अपनी सप्त क्रांति का नाम देते हैं। सप्त क्रांति का विचार है, उसके पीछे आइडिया ये है कि आप देखिए सप्त क्रांति में क्या क्या शामिल करते हैं। सबसे पहले तो अमीरी गरीबी है, जाहिर है कोई एक वर्ग के आधार पर है। फिर नर नारी संबंध है, वो भी वर्ण है एक प्रकार का, उसमें कोई आर्थिक संबंध नहीं, सभी प्रकार की नारियों के साथ में वही होता रहा है। तो नर नारी संबंध जो है वो क्षमता मूलक है, उनके खिलाफ संघर्ष की आवश्यकता है। रंग और नस्ल के आधार पे जो भेद है उसके खिलाफ संघर्ष की आवश्यकता है। फिर जो प्रभावशाली देश है, जिसको प्रभु देश कहते हैं, वो जो प्रभु देश हैं और जो दबे हुए देश हैं, उनके बीच समता कैसे लाई जाए, इसके लिए संघर्ष की आवश्यकता है। तो हथियार बल के खिलाफ भी संघर्ष की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ में एक बात और वो कहते हैं कि व्यक्ति और जाति के वर्ण की, जाति का तो है कि जाति के खिलाफ संघर्ष की आवश्यकता है। और व्यक्ति पर जो दबाव पड़ता है राज्य का और दूसरी संस्थाओं का, उसके खिलाफ भी संघर्ष की आवश्यकता है। यदि व्यक्ति की निर्जता में जो राज्य के द्वारा या अन्य किसी संस्थाओं के द्वारा, चाहे वो धर्म हो, चाहे वो पार्टी हो, कोई संगठन हो, तो उसकी निजता पर जो आक्रमण होता है उसके खिलाफ भी संघर्ष की आवश्यकता है। तो इसको आप इसको विस्तार कर सकते हैं, इसका और चीजें जोड़ सकते हैं, सबकी जगह 10 कर दीजिए, 20 कर दीजिए, लेकिन मुख्य जो आधार है उसके पीछे कि जितने भी विषमता मूलक संबंध है, चाहे वो आपके देश में है, आपके समाज में है या वैश्विक समाज में। लोहिया को क्या पड़ी थी कि वहां अमेरिका में जाकर के कालों के खिलाफ जो हो रहा था उसके खिलाफ आंदोलन करते, तो किया। तो एक प्रकार से ये सारी जो परिस्थिति है, लेकिन इस संघर्ष को करने के लिए जो रास्ता वो निर्देशित करते हैं या उसको फॉलो करना चाहते हैं, वो गांधी जी का रास्ता। उसी रास्ते पर चल करके और आप इनके खिलाफ संघर्ष कर सकते हैं। जो ही आप उसका हिंसा से, हथियार बल का हथियार बल से करेंगे या इन सब चीजों के प्रति हिंसात्मक तरीके से इसको हल करने की कोशिश करेंगे, तो वो कभी हल होने वाला नहीं है। एक के बदले दूसरा आ जाएगा, दूसरे के बदले में तीसरा आ जाएगा। तो इसलिए वो उसको सिविल लाफरमानी कहते हैं, सत्याग्रह शब्द भी इस्तेमाल करते हैं कई दफा, लेकिन रास्ता वही है जो महात्मा गांधी बताते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि लोहिया जो हैं वो एक प्रकार से महात्मा गांधी के ही एक भाष्यकार हैं नए तरीके से, जिसमें कुछ चीजें वो अपनी जोड़ते हैं, लेकिन मूल जो मूल्य है वो गांधी जी का मूल्य वो स्वीकार करते हैं। और मैं यहाँ ये सूचना के तौर पर ही कह दूं केवल कि जब कलकत्ता के दंगे हो रहे थे, उस समय गांधी जी को बहुत ही विश्वस्त सहयोगी के रूप में लोहिया मिले थे और उन्होंने उनसे कहा तुम जाओ और मुस्लिम इलाकों में अपने मित्रों से मिलो, वहां जाओ अकेले निशस्त्र, उनसे मिलो और उनको मेरे पास लाओ। वो इसको मानते हैं कि इसलिए उस व्यक्ति में जो चीज थी वो उस समय अन्य किसी नेता में उनको नहीं दिखाई देती। अब एक बात की और मैं यहां और इशारा करना चाहूंगा, देखिए कि जब लोहिया इस सप्त क्रांति की बात करते हैं तो उसमें कितने विचार सम्मिलित होते हैं। खाली लोहिया का विचार नहीं है, इसमें कार्ल मार्क्स सम्मिलित है क्योंकि वो वर्ग संघर्ष को भी मानते हैं। इसमें अंबेडकर सम्मिलित है क्योंकि वो जाति के खिलाफ संघर्ष को भी मानते हैं। इसमें आप कह सकते हैं आजकल के फेमिनिस्ट भी संदर्भ में जो नरनारी इसके बात करते हैं, उनके बीच में समानता की बात करते हैं। तो एक प्रकार से एक व्यापक संघर्ष जो है किया जाना चाहिए, जो जहां एक आदमी सब कुछ करेगा, फिर जहां एक ऐसे संगठन बनने चाहिए जो इन सभी क्षेत्रों में काम करे और इस तरीके से काम करे जो गांधी जी का तरीका है, निजी तौर पर भी, विचार के तौर पर भी और संगठन के तौर पर भी। तो मैं ये मानता कि लोहिया अपने इतिहास की व्याख्या से ही, इतिहास का अध्ययन करते हुए ही वो यहां तक पहुंचते हैं, इस निष्कर्ष तक पहुंचते हैं। और उन्होंने कहा भी है कि इतिहास का अध्ययन केवल इसलिए किया जाना चाहिए ताकि हम ये जान सकें कि हम अपनी बुराइयों के प्रजनन स्थल को ढूंढ सकें। हमने जहां जहां भूले की हैं, जहां जहां गलतियां की हैं, उनकी रूट कहाँ है उसको समझ सकें। और उसकी रूट उनके दिशा से ही है कि हमने संबंधों को या तो अधीनता के संबंध माना या आजादी का संबंध माना,
उसको अन्योन्याश्रितता का संबंध नहीं माना, ये हमारी बड़ी भूल थी। इसको प्राप्त करने की कोशिश होनी चाहिए। इसलिए वो मानव एकता की बात विश्व सरकार वगैरह कभी करते हैं तो बहुत लंबा खेल है, लेकिन ये सारा जो उद्देश्य है उनका, वो इतिहास के अध्ययन से इसको बरामद करते हैं और इसमें मानवीय स्वातंत्र का, ह्यूमन डिजायर का, मानवीय इच्छा का, स्वेच्छा का बड़ा महत्व मानते हैं। जो यही जो चीज है, वो मनुष्य ही इतिहास का निर्माता है, इतिहास मनुष्य को नहीं बनाता। अगर मनुष्य चाहे तो इतिहास की दिशा को वो मोड़ सकता है, और वही मोड़ने की कोशिश गांधी कर रहे थे, वही मोड़ने की कोशिश उन्हीं के एक अलग किस्म के अनुयायी, वही विनोबा कर रहे थे अपने तरीके से। मैं तो दोनों के बीच बहुत सामने देखता हूं।